यहाँ बहुत गर्मी है यहाँ पे। जी सर, आ रहा है। खड़खड़ाहट की आवाज आ रहा है। नहीं 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 नहीं। चलिए ठीक है। अभी तक 110 लोग जुड़ चुके हैं सर। अब हम सत्र आरंभ करें। एक मिनट सौरभ सर सर आपकी एक मिनट, आपको मैं को-होस्ट बनाता हूँ और सबके माइक म्यूट करता हूँ। ओके, सबके माइक में म्यूट करता हूँ। ठीक है सर। तो अभी तक आठों डिकोड के अंतर्गत डॉक्टर सुधा बिंदु जी ने बहुत ही शानदार। हाँ जी, दीप्ति जी होस्ट करेंगी और आप ठीक है बता लीजिए। और अभी हाँ आ गया सर, आ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भगवान, आपका क्लासेस बहुत जानदार रहा है। उसी को मैं सोच रहा हूँ आज इन लोगों का ना परीक्षा लिया जाए जी और जी बिल्कुल तो जनरल टॉपिक स्केलेटल सिस्टम पर ही लिया जाए। बिल्कुल आप तो बहुत अच्छे सीक्वेंस से जा रहे हो और जी, हमारे जी। जितना भी न्यूरोथेरेपिस्ट है वो कितने गहरे पानी में है, कितना माइंड में सेट रखते हैं, उसी को आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, है ना। बिल्कुल बीमारियां तो बहुत है और जिनका जी। काउंटिंग भी नहीं कर सकते। कुछ नए जी। नए नाम से बीमारी आ जाएगा, वो तो चलता जी। रहेगा। ठीक जी है। जी जी। हाँ, इसी को थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तो अभी तक आपने बहुत अच्छे रिदम के साथ सीक्वेंस में जो आपने क्लासेस लिए हैं और ये बहुत ही उत्साहपूर्ण रहा है और काफ़ी हमें गर्व महसूस होता है कि आप यहाँ पर आए और अपना क्लासेस एकदम बारीकी के साथ सभी न्यूरोथेरेपिस्ट के सामने रख रहे हैं। तो नहीं मैं सर, भी हमारी उसी को बहुत वो है कि हमें भी एक बहुत बड़ा मौका मिला। और शनिवार का क्लासेस मेरे लिए तो ऐसे रिजर्व है। पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गया था, जिनकी वजह जी। से यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। तो कुछ लोगों ने डिमांड किए थे कि जो आर्थो डिकोड जो प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसी से रिलेटेड स्केलेटल सिस्टम या आर्थो या बोन से रिलेटेड टॉपिक रखिए। इसके अंतर्गत कुछ बीमारी भी कवर हो जाएगा निश्चित रूप से। आप जो ले रहे हो वो तो ले ही रहे हो, ठीक है, नंबर 12 तो वो तो चलता रहेगा। तो फिर भी मैं अपना जो थोड़ा सा जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा जानकारी है मैं भी साझा कर लूँ। जी उसके बाद नेक्स्ट जो सैटरडे से कंटिन्यू बीमारियां तो चलता रहेगा। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वैसे अभी करके तक बहुत जगह 121 जुड़ लोग गए जुड़ चुके हैं। हैं। 120 121 लोग हो गए। 120 प्लस है, ठीक है। जी सर, अभी तक आप सत्र लोगों का ने आरंभ क्या करते समझा हैं। है, स्केलेटल सिस्टम एक क्या 2 है? मिनट अपन गुरु जी को हाँ याद जी, करके सत्र आरंभ करते हैं। चलिए ठीक। चलिए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए हम सभी सत्र का आरंभ करेंगे। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। मैं डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत से आप सभी का ऑर्थो डिकोड के 6ठम सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम ऑर्थो डिकोड की इस ज्ञान यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं और आज हम उस आधार स्तंभ को डिकोड करने वाले हैं जिस पर पूरे शरीर का संतुलन और संचालन निर्भर करता है। और आज के सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमारे बीच मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनका नाम सुनते ही ज्ञान, अनुभव और गहन विश्लेषण की छवि मन में उभर आती है और जिनका हम कई दिनों से इंतजार भी कर रहे थे। तो आइए स्वागत करते हैं न्यूरोथेरेपी जगत के डायमंड आदरणीय अनूप प्रजापति सर का। आदरणीय अनूप सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने अमूल्य ज्ञान और अनुभव से हमारी स्पाइन की इस रोचक यात्रा में हम सभी सारथियों का पथ प्रदर्शन करें। आदरणीय अनूप सर। धन्यवाद दीप्ति जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़े हैं और आप लोगों ने काफी अच्छे लेसन अभी देख रहे हैं पिछले कुछ सप्ताह से डॉक्टर सुधा बिंदु जी के द्वारा। मैं उनका जो टॉपिक मैं अलग ही रखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों का थोड़ा परीक्षा लेने वाला हूँ आज के टॉपिक में पिछले सत्र से रिलेटेड। तो आप लोग के जो निखार है वो दिखना चालू हो जाए, मुझे यही अपेक्षा है कि आप लोगों ने पिछले 3-4 सत्र से क्या क्या समझे हैं इसी से रिलेटेड थोड़ा जानकारियाँ साझा करेंगे। तो आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम सबसे पहले शब्द याद रखना है और स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को जो आर्थो जो है, आर्थो से रिलेटेड जो डिकोड जो प्रोग्राम कर रहा है वो तो चल ही रहा है। तो स्केलेटल सिस्टम मुख्य रूप से हड्डियों से रिलेटेड है, हड्डियों है ना, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, उससे रिलेटेड है, ठीक है।
तो आप लोगों को मालूम होगा, कि हमारा जो शरीर है, मानव शरीर क्या है, एक अद्भुत मशीन के समान है। जिस प्रकार कोई भवन को खड़ा करने के लिए लोहा सीमेंट का ढांचा जरूरत होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को आकार, मजबूती और सहारा देने के लिए हड्डियां बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, बगैर लोहा, बगैर ईटा, बगैर सीमेंट का घर नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हड्डियों की जरूरत होती है। ठीक है, और ये हड्डियों से बना हुआ जो पूरे ढांचा है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जैसे कि पिछले टॉपिक में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हड्डियां जो है, हड्डियों का जो ढांचा है, जो आकार है, जो सिर से लेकर पूरे पैर के नाखून तक जितना भी भाग में हड्डियां है, वहां तक के पूरे एक पैनल जो बना हुआ है हड्डियों का, उन्हीं हड्डियों के ढांचा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो हड्डियां होते हैं ना, वो कोई मरा हुआ सेल्स नहीं है। हड्डियां भी एक प्रकार से लिविंग सेल होता है, एक जीवित कोशिका होते हैं, जो हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू के जैसा काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो एक अंग को दूसरे अंग में जोड़ने का कार्य करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल में जोड़ने वाला जो टिश्यू होते हैं ना, एक सेल को दूसरे सेल में जोड़ने वाला बीच में जो टिश्यू होते हैं, उसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्ट करते हैं, एक भाग को दूसरे भाग से कनेक्ट करते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हड्डियां है, हमारे शरीर में मसल्स को, लिगामेंट को, है ना, कार्टिलेज को कनेक्ट करने के लिए ये हड्डियां प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो हड्डियां क्या है, एक तो लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो शरीर को क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और साथ में हमारे शरीर को चलाने में भी भूमिका निभाते हैं। बगैर हड्डी के हम नहीं चल सकते, मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुख्य 3 काम क्या है, पहले तो शरीर का स्ट्रक्चर तैयार करना, दूसरा प्रोटेक्शन तैयार करना, और तीसरा है हमारे शरीर को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, हड्डियां मरा हुआ टिश्यू होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हड्डियां लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन वास्तव में हड्डियां क्या है, लिविंग टिश्यू है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई भी होता है, इनमें नर्व भी होता है, और इनमें बहुत सारे सेल्स होता है। याद रखना, हड्डियों में क्या क्या होता है, हड्डियां लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू इसलिए है क्योंकि हड्डियों में नर्व सप्लाई भी होता है, जिससे हड्डियों को काम करने के लिए इम्पल्सेस मिलता रहता है, सिग्नल मिलते रहते हैं। उसमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, और साथ में उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। हड्डियों के भी अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे अस्टियोसाइट होते हैं, अस्टियोब्लास्ट, अस्टियोक्लास्ट, स्टेम सेल, ये सब हड्डियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब हड्डियों के अंदर भी लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हड्डियां क्या है, हड्डियां हमारे शरीर का सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हड्डियां क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और जो मुख्य कौन कौन सी चीजों से बना होता है, ये हड्डियां किन किन चीजों से बना होता है आपको बताया गया है, आपको ध्यान होना चाहिए क्या क्या चीजों से बना होता है। पहले तो ये कैल्शियम, ठीक है, दूसरा फास्फेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, और कोलेजन फाइबर, और पानी। ठीक है, इन चीजों से हड्डियां हमारे शरीर में बना होता है। ठीक है, तो क्या क्या हड्डियों को बनने के लिए क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले कैल्शियम, दूसरा फास्फेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा कोलेजन, पांचवा पानी। ठीक है, तो इस प्रकार से मटेरियल हमारे हड्डी को बनने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अब ये बताइए कि हमारे शरीर में जो हड्डियां होते हैं वो कितने होते हैं। अभी हम लोग एडल्ट है, तो मान लीजिए, तो हम लोग एडल्ट में कितने हड्डियां होते हैं, 206 के आसपास हड्डियां होते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लगभग 270 के आसपास हड्डियां होते हैं। 270 के आसपास हड्डियां होते हैं, और ये हड्डियां अलग अलग होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उनके हड्डियां नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, और ये अलग अलग पार्ट के रूप में बटा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उनका जो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाता है, और एक सामान्य बच्चा जब बन जाता है, तो उस समय तक बच्चे का जो हड्डियां है वो 270 से कम होकर के
206 हड्डियों में सीमित हो जाता है। जैसे कि कुछ हड्डियां, जैसे स्पाइन में ही ले लीजिए, स्पाइन में सक्राम हड्डियां, वो जन्म होते समय अलग अलग रहता है, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वो सक्राम और कॉक्सिक्स को जो हड्डियां है ना आपस में जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे उम्र के व्यक्तियों में ये लगभग 206 हड्डियां पाए जाते हैं। ठीक है, और 206 हड्डियां से ही हमारे शरीर का पूरा स्केलेटल सिस्टम का संचालन होता है। इनके अलावा जो हड्डियां जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? हमारे शरीर में जो हड्डियां होते हैं वो सबसे पहली बात तो ये कठोर होते हैं। कलर में जाएंगे तो ये सफेद कलर का है, आपको दिखाई देता है, बाहर से सफेद कलर दिखाई देता है, लेकिन वो क्या है, पहली बात ये कठोर होते हैं जिससे शरीर का आकार डेवलप होते हैं, संरचना स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और वो लिविंग सेल्स होते हैं, ये उनका खास गुण है। और ये स्वयं को मरम्मत करने के लिए गुण होते हैं, खुद को वो हील करने के गुण होते हैं, क्योंकि हड्डियों में जो सेल्स होता है वो एक सेल होता है खुद के हड्डी को बनाने के लिए जरूरत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, और अगर कहीं पर हड्डी ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा जमा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा जमा हो गया, तो उनको वहां से निकालने के लिए भी एक दूसरे प्रकार के सेल है, और उस सेल का क्या नाम है, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, और शरीर में जितना भी हड्डियों को बनाने वाला जो सेल्स है उन सेल का जननी बोला जाता है। हड्डियों के जितना भी सेल्स है ना, उन सेल को बनाने वाले हड्डियों का जो जननी वाला सेल्स है उनको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं, है ना, वो भी पाया जाता है। और ऑस्टियोसाइट जो सेल्स होता है, हड्डी है, हड्डियों के बाकी जो कार्यों के लिए जो फंक्शन करते हैं या मरम्मत करते हैं, हड्डियों को रिपेयर करते हैं, ऐसे सेल को हम ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग ये सेल हमारे बोन में पाया जाता है, जिससे बोन का एक नॉर्मल शेप, नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन होता रहता है। इनके अलावा जो हड्डियां है इनका खास गुण क्या है, वो हमारे शरीर में, शरीर के लिए ब्लड बनाने का काम करता है। क्या करते हैं, शरीर के लिए ब्लड बनाने का काम किसके द्वारा होता है, बोन के द्वारा, हड्डियों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हड्डियों के अंदर एक खोखले भाग होता है, उन खोखले भाग को क्या बोलते हैं, बोन मेरो। ठीक है, और उन्हीं बोन मेरो में ही क्या पाया जाता है, स्टेम सेल पाया जाता है। इनके बाद एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट पाया जाता है ना। इनके अलावा इनके अलावा प्लेटलेट्स बनाने वाला सेल पाया जाता है, WBC सेल बनाने वाला सेल बोन मेरो में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हड्डियां जो है ब्लड का निर्माण करते हैं। तीनों प्रकार के ब्लड सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट, तीनों प्रकार के सेल कहाँ बनता है, हड्डियों के अंदर खोखले भाग में पाए जाने वाले बोन मेरो में बनता है। ठीक है, और इनके अलावा बोन क्या करता है, हमारे शरीर में जो मिनरल्स होते हैं उनका कम से कम कुछ समय तक इनको स्टोर करने का भी काम करता है। फास्फेट हड्डियों में, कैल्शियम हड्डियों में, कैल्शियम कार्बोनेट हड्डियों में होता है ना, ये कुछ मात्रा में हड्डियों में ये मिनरल स्टोर रहते हैं, और जब शरीर को जरूरत पड़ता है तो उस हड्डियों में कुछ हार्मोन का प्रभाव पड़ता है, और उस हार्मोन के द्वारा वो जो मिनरल्स है उनको हड्डियों से निकाल करके ब्लड में डाला जाता है, और ब्लड से निकल करके जहां जरूरत है वहां पर टारगेट एरिया में वो मिनरल ब्लड के माध्यम से पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ब्लड जो होता है हमारे शरीर में कई प्रकार के काम तो करता ही है, लेकिन उस ब्लड को बनाने वाला मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ पर है, हड्डियों में पाए जाने वाले बोन मेरो की। ठीक है, ये सामान्य है। इनके अलावा जो हमारे शरीर में जो हड्डियां है कितना है, 206 हड्डियां। ठीक है, अब ये जो 206 हड्डियों को अगर हम लोग बांटेंगे ना तो उनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। कितने, दो प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। एक तो शरीर में सेंट्रल में खड़ी से खड़ी जो दिखाई देने वाला भाग, और दूसरा शरीर के सेंट्रल भाग से साइड में पेरिफेरल भाग में जाने वाला हड्डी। ठीक है, तो जो सीधा जो हड्डियां जो होते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं इसके एक्सियल स्केलेटन, क्या बोलते हैं, एक्सियल यानी कि अक्षीय, एक अक्ष में दिखाई देने वाला, एक सीधी रेखा में दिखाई देने वाली हड्डियां। और इनके अंतर्गत कितने हड्डी होते हैं, पूरे ब्रेन, पूरे खोपड़ी, स्कल है ना, पूरे खोपड़ी की हड्डियां, हमारे स्पाइन का जो जितना भी हड्डियां है ना, ये सब जो होते हैं, स्टर्नम है, पसलिया है, रिप्स बोलते हैं पसलिया को, ये जो हड्डियां है ना उनको हम लोग एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत इसको काउंट करते हैं, जो लगभग 80 हड्डियां होते हैं।
ब्रेन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, रिप्स, और इनके अलावा स्टर्नम, चेस्ट के सामने वाला हड्डी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें सभी को मिला करके 80 हड्डी आते हैं, जो सीधी एक अक्ष में दिखता है, सिर से लेकर हमारे स्पाइन तक और सामने स्टर्नम और रिप्स तक, टोटल 80 हड्डियां होते हैं, पहला भाग। और दूसरा जो होता है उनको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर तो मतलब उपांग, जो अक्ष के साइड में जो हड्डियां पाए जाते हैं उनमें लगभग 126 हड्डियां होती है। कितने? 126 हड्डियां, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। और ये जो 126 जो हड्डियां हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? दोनों हाथ, ठीक है, यानी कि अपर शोल्डर, ये जो कंधा, दोनों हाथ, इसके अलावा पेल्विक बोन और दोनों पैर, ये इन सभी को मिला करके दोनों हाथ, कंधा, पेल्विक बोन और दोनों पैर, इनको मिला करके कितने हड्डियां? 126 हड्डियां इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग हमारे शरीर में 200 हड्डियां दो भागों में बांटा गया है, पहला है एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन के रूप में, ठीक है। अब देखा जाए अगर हड्डियां जो होते हैं, हड्डियां किन किन पदार्थों से मिलकर के बनता है, तो आपको मैंने बता दिया है कौन कौन पदार्थों से बनता है। इनमें दो भाग होता है। ये कितने भाग होता है? दो भाग। एक तो होता है ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक के अंतर्गत हड्डियों को बनने में मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक पार्ट है जिनमें होता है कोलेजन, दूसरा फाइबर, तीसरा प्रोटीन, ठीक है। कोलेजन फाइबर क्या है? एक प्रकार से प्रोटीन ही है, और प्रोटीन तो होता ही है, ठीक है। तो हड्डियों को बनने के लिए लिविंग पार्ट में कोलेजन और प्रोटीन होते हैं, जो हमारे हड्डी को क्या करता है? थोड़ा नरम मुलायम बनाने के लिए भूमिका निभाते हैं। कोलेजन फाइबर और प्रोटीन मिलकर के हड्डियों को नरम मुलायम बनाता है, जिसके वजह से हमारा शरीर कोई भी एंगल में आप मोड़ते हो ना, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। और दूसरा प्रकार का जो पार्ट है इनऑर्गेनिक पार्ट में, हड्डियों को बनने के लिए जो इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, इनके अंतर्गत मुख्य रूप से जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो आते हैं। और खनिज पदार्थ में कौन कौन से मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? पहला है कैल्शियम, दूसरा है फॉस्फेट, तीसरा है कुछ पानी का जो क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें मिनरल्स मिला होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सी क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। और उनके वजह से, कैल्शियम की वजह से, फास्फेट की वजह से और उनके वजह से हमारे जो हड्डियां हैं वो कठोर बनता है। क्या बनते हैं? कठोर बनते हैं। तो हड्डियों को नरम मुलायम बनाने के लिए कोलेजन फाइबर, प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, और हड्डियों को कठोर बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आदि की जरूरत होती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। और अगर हड्डियों का जो स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उनके जो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप लोग को ध्यान देना है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की हड्डियां होते हैं। कुछ लंबी हड्डियां होते हैं, कुछ गोलाकार की हड्डियां होते हैं, कुछ एकदम छोटा छोटा हड्डियां होते हैं, कुछ शॉर्ट हड्डियां होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो लंबी जो हड्डियां होते हैं ना, लंबी हड्डियां कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आपको मालूम है? ये जो ह्यूमरस बोन, जो हमारे भुजा का जो है ना बोन है, उनको ह्यूमरस बोन बोलते हैं। ये जो अल्ना रेडियल, जो हमारे कोहनी और कलाई के बीच का जो हड्डी है ना, उनको बोलते हैं अल्ना रेडियल। इनके बाद पैरों का, है ना, जांग का जो हड्डियां बोलते हैं उनको फीमर बोन बोलते हैं। और घुटने और टखने के बीच का जो हड्डियां है उनको क्या बोलते हैं? टिबिया फिब्यूला, ठीक है। तो ये जो लंबी लंबी जो हड्डियां है ना, उनका जो आकार जो होता है, इनमें कुछ 5-6 प्रकार के भाग होते हैं। तो सबसे पहले जो लंबी हड्डियां ना, उनके सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जिसे हम लोग सीरा बोलते हैं, हड्डियों का सीरा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथाइसिस। क्या बोलते हैं? एपिथाइसिस। और आप लोगों ने नाम सुना होगा एपिथाइसिस, सुने हैं कि नहीं सुने हैं पता नहीं, मगर आप लोगों ने ज्यादातर सुने होंगे, क्योंकि जब किसी का हाइट बढ़ना होता है ना, तो यही एपिथाइसिस जिम्मेदार होता है। अगर एपिथाइसिस जुड़ जाता है तो हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, और अगर एपिथाइसिस डायथाइसिस के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा है उतना ही लंबाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एपिथाइसिस, जिसे हम लोग हड्डी का सीरा के नाम से जानते हैं। और दूसरा है डाइफाइसिस। डाइफाइसिस का मतलब होता है जो हड्डी होता है, लंबा हड्डी, उनके बीच वाले भाग को डाइफाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और
तीसरा है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस का मतलब क्या होता है, जो एपिफाइसिस हड्डी का सिरा और हड्डी का बीच वाला भाग, तो उनके बीच में जो भाग होते हैं उन भाग को बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इनके बाद चौथा भाग, हड्डियों का जो चौथा भाग होता है, जिसे हम लोग जो बोन मेरो का जो कैविटी होते हैं ना, बोन मेरो अंदर में जो खोखला भाग होते हैं, उन खोखले भाग को हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी के नाम से जानते हैं, जो हड्डी का अंदर वाला भाग है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मज्जा गुआ। मज्जा बोलते हैं ना, बोन मेरो को हम लोग क्या बोलते हैं? मज्जा बोलते हैं, जिसे हम लोग मेड्यूलरी कैविटी के नाम से जानते हैं। और इनके अलावा हड्डी का सबसे बाहर वाला भाग, हड्डी का जो सबसे बाहर का जो लेयर होते हैं ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीऑस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरीऑस्टियम, जो हड्डी का सबसे बाहर का लेयर कवर होते हैं, या हड्डी का सबसे बाहरी झिल्ली होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीऑस्टियम। पेरी का मतलब बाहर का, ठीक है, और एंडो का मतलब अंदर का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। और मायो का मतलब बीच वाला। ठीक है। तो यहाँ पर हड्डी है, तो यहाँ पर हड्डी में बीच में तो मसल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर मायो शब्द नहीं है, इनकी जगह मेटा शब्द आएगा। ठीक है। तो एंडोऑस्टियम का मतलब होता है हड्डियों के अंदर का लेयर। हड्डी के अंदर का लेयर, जो बोन मेरो से सटा हुआ जो लेयर होता है, वो एंडोऑस्टियम है। और हड्डी का सबसे बाहर दिखाई देने वाला जो भाग है, वो क्या है? पेरीऑस्टियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हड्डी का स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर हड्डी के जो परत है, जो लेयर है, हड्डी का जो लेयर है, अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर हड्डी का होते हैं। सबसे पहला लेयर क्या होते हैं? सबसे बाहर का लेयर अभी मैंने आपको बताया। क्या बताया? पेरीऑस्टियम। सबसे बाहर लेयर को क्या बोलते हैं? पेरीऑस्टियम के नाम से जानते हैं। अगर कहीं पर भी आप हड्डी देखेंगे ना, तो ऊपर में एकदम सफेद सफेद जो दिखता है, चमकीला भाग जो पतला झिल्ली जैसे दिखता है, वो भाग क्या होता है? पेरीऑस्टियम के नाम से उनको जानते हैं। और पेरीऑस्टियम के बाद जो दूसरा लेयर है, उस दूसरे लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होते हैं ना, वो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होते हैं, और ये घना होता है। कॉम्पैक्ट मतलब घना। ठीक है, याद रखना, कॉम्पैक्ट जहाँ पर शब्द आएगा ना, उनका मतलब होता है घना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेरीऑस्टियम जो बाहर का जो लेयर होता है, उनका काम क्या होता है? यह सबसे पहली बात, हड्डी का जो होता है ना, वो ग्रोथ में भूमिका निभाता है, हड्डी का मरम्मत करने में भूमिका निभाता है, और हड्डियों को न्यूट्रिशन देने में भूमिका निभाता है। यानी कि जो भी हड्डियों को मिलने वाले न्यूट्रिशन है, या हड्डी का जो ग्रोथ है, या हड्डियों का जो मरम्मत कार्य जो होता है ना, वो पेरीऑस्टियम की वजह से होता है। ठीक है। और ये सबसे बाहरी परत होती है। दूसरा है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन मतलब पेरीऑस्टियम के बाद अंदर वाला जो घना कठोर जो भाग होता है ना, जिसे हम लोग कॉम्पैक्ट बोन के नाम से जानते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? मैट्रिक्स होते हैं। क्या होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नाम सुने हैं? मैट्रिक्स हड्डियां जब खोखले होते हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है? घना क्या हो जाता है? मैट्रिक्स फैल जाता है। इनमें पाए जाने वाले पदार्थ की संख्या कमी हो जाते हैं, और हड्डियां खोखले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जितना घना मैट्रिक्स होगा, उतना हड्डी मजबूत होगा। तो ये मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो कॉम्पैक्ट बोन दूसरा लेयर है, जो घना और कठोर होता है, और ये पूरे शरीर में क्या करता है? पूरे शरीर का भार को सहता है। यानी कि ये कॉम्पैक्ट बोन ही हमारे जो पूरे शरीर का जो वजन है ना, उनको बर्दाश्त करता है, लोड को सहता है, भार को ढोता है। शरीर का पूरे भार को सहन करने का जिम्मेदारी कॉम्पैक्ट बोन पर होता है। और ये कॉम्पैक्ट बोन जितना ज्यादा घना होगा, जितना ज्यादा कठोर होगा, उतना ही आपका हड्डी मजबूत होगा। और ये कॉम्पैक्ट बोन जितना विरला होगा, जितना फैला होगा, जितना कमजोर होगा, उतना ही आपका हड्डियां कमजोर होगा, और थोड़ा सा जर करने पर टूट सकता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियां खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, छोटा छोटा छेद हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कॉम्पैक्ट बोन जिम्मेदार होता है। ठीक है। इनके अलावा कॉम्पैक्ट बोन के बाद जो होता है, वो है स्पंजी बोन। स्पंजी का मतलब क्या होता है? एकदम सॉफ्ट, लचीला।
स्पंज, अपने नाम सुने होंगे स्पंज, लचीला भाग है ना। और ये एक प्रकार से इसमें जाली के जैसा कुछ भाग होता है, जाली के जैसा भाग होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बोन और बोन मेरो के बीच में एक सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है, ठीक है। और चौथा जो लेयर होता है वो एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम हड्डी के सबसे अंदर का जो लेयर होता है, और ये क्या करता है, जो बोन मेरो का जो भाग होता है ना, अंदर जो सिलेंडर आकार का गोलाकार जो बोन मेरो जो होता है ना, खोखला जो भाग होता है, वो उनके चारों तरफ एक लेयर बनाता है। इनका मतलब ये बोन मेरो का सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, बोन मेरो को ढकने का काम करता है। एंडोऑस्टियम क्या करता है, बोन मेरो को ढक के काम करता है, ताकि बोन मेरो अपने यथावत जगह में, उनके सेल प्रॉपर जगह में ग्रोथ करते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, ब्लड सेल बनाते रहे। ये ढकने के लिए एंडोऑस्टियम काम करता है, हड्डी का अंदर का चौथा लेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बोन मेरो। बोन मेरो क्या है, नाम सुने हैं आप लोगों ने। जो हड्डियां होते हैं, हड्डियां के अंदर खोखला जो भाग होते हैं, उन्हीं खोखले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मेरो के नाम से जानते हैं। जो हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। क्या होता है, वो एकदम सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और वहां पर ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है, खून बनता है, ठीक है। बोन मेरो में खून बनता है, बोन मेरो में लिम्फोसाइट भी बनता है। दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, बोन मेरो में। याद रख लीजिएगा, कितने प्रकार के लिम्फोसाइट है, 2 प्रकार के लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और ब्लड सेल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के ब्लड सेल है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, और तीसरा प्लेटलेट, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के ब्लड सेल और लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनता है, याद रखिएगा। अब ये बोन मेरो कितने प्रकार के होते हैं, बोन मेरो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बोन मेरो होते हैं। पहला है रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो क्या करता है, रेड बोन मेरो ही क्या करता है, खून बनाता है, ब्लड प्रोडक्शन करता है, खून का निर्माण, ब्लड का निर्माण कौन करता है, ब्लड प्रोडक्शन कौन करता है, रेड बोन मेरो के द्वारा ब्लड बनता है। और दूसरा है येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो क्या करता है, येलो बोन मेरो जो होता है, जो फैट्स होता है ना हमारे शरीर में, उस फैट्स को वो क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, संग्रह करने का काम करता है, येलो बोन मेरो, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से बोन मेरो 2 प्रकार के हैं, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो, ठीक। अब इसके बाद है अगला था, बोन मेरो में कौन कौन से सेल होते हैं। अभी आपको बताया बी लिम्फोसाइट और आपका ब्लड सेल, ये तो होता ही है, मगर इसके अलावा भी बोन मेरो में और कुछ सेल और होते हैं। जो कौन कौन से है, तो कौन कौन से सेल होते हैं, पहला है आरबीसी बनने वाला सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट का मतलब आरबीसी बनाने वाले सेल को एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, बोन मेरो में। दूसरा डब्ल्यूबीसी का प्रिकर्सर, जो डब्ल्यूबीसी बनाने वाला जो सेल्स है ना, उनको डब्ल्यूबीसी प्रिकर्सर के नाम से जानते हैं, ये पाया जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स बनाने वाला सेल, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटलेट फॉर्मिंग सेल के नाम से जानते हैं। और चौथा है स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब ये सभी जो ब्लड सेल होते हैं ना, उनके ये फादर सेल बोलिए, मदर सेल बोलिए, ठीक है। बगैर स्टेम सेल का कोई भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्टेम सेल के माध्यम से ही एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट, डब्ल्यूबीसी बनाने वाला सेल, प्लेटलेट सेल बनाने वाला सेल का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से बोन मेरो में 4 प्रकार के मुख्य रूप से सेल पाए जाते हैं। और इसके बाद है हड्डियां, हड्डियों का सेल। बोन मेरो का सेल आपको बता दिए। इसके बाद है हड्डियों का सेल। हड्डियों में भी 4 प्रकार का सेल पाया जाता है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार का सेल हड्डियों में पाया जाता है। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट।
आपको बताया गया था ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, हड्डियों को बनाने का काम, नई हड्डी को बनाने का काम किसके ऊपर जिम्मेदारी है, ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर। हड्डियों का रिपेयरिंग करता है, बोन को बिल्ड करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोन बिल्डर के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट को क्या बोलते हैं, बोन बिल्डर बोलिए, या नई हड्डी बनाने वाले, या कहीं पर टूट फूट हो गया है तो उस हड्डियों को बनाने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट जिम्मेदार होता है। ठीक है। दूसरा प्रकार का सेल है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, जो यहाँ पर हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा जमा हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा जमा हो गया है, या जो हड्डी पुराना हो गया है, जो हड्डी पुराने हो गए हैं, उन हड्डियों को तोड़ने का काम करता है। एक तो पुराने हड्डी को खत्म करता है, तोड़ता है, और दूसरा अगर कहीं पर भी कैल्शियम अनावश्यक रूप से ज्यादा जमा हो गया है तो उनको वहां से निकालने का काम या वहां से उनको खत्म करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट काम करता है। तो यहाँ आप लोग को उनको सरल तरीके से याद करना है, तो कैसे याद करना है, ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट यानी बनाना, ब से ब्लास्ट, ब से बनाना, ऑस्टियो मतलब हड्डी, हड्डी को ब्लास्ट करने वाला, हड्डी को ब्लास्ट करने वाला, हड्डी को बनाने वाला, ब से ब्लास्ट, ब से बनाना, ये याद रखेंगे। ठीक है। और दूसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी से रिलेटेड, क्लास्ट, क से क्लास्ट, क से क्लास्ट और क से खत्म करना। ठीक है। तो क्लास्ट से खत्म करना, ब्लास्ट से बनाना, ये दो शब्द को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये किसी के लिए भी हमेशा के लिए काम आएगा। ब्लास्ट मतलब बनाना, क्लास्ट मतलब खत्म करना या कम करना, क्लास्ट मतलब कम करना, हड्डियों को कम करना, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो प्रकार का जो सेल है, तीसरे प्रकार का जो सेल है उसका नाम है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट ये हड्डियों का मुख्य सेल होता है, जिनका काम होता है हड्डियों को मेंटेन करना, हड्डियों का शेप, हड्डियों का चौड़ाई, हड्डियों का मोटाई, जो भी हड्डी का जो शेप होता है ना, और हड्डियों को मैच्योर करता है। अगर हड्डी एकदम नरम मुलायम हो गया है, एकदम लचकदार हो गया है, इधर उधर मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, तो उनको मजबूती देने के लिए ऑस्टियोसाइट काम करेगा। हड्डियों के आकार को, उनके शेप को मेंटेन करने के लिए भी काम करेगा। ठीक है। ऑस्टियोसाइट मुख्य रूप से हड्डियों के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, बोन मेंटेनर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मेंटेनर के नाम से हड्डियों को मेंटेन करने का काम ऑस्टियोसाइट का होता है। ऑस्टियोसाइट पिछला सेल है ना। और चौथा प्रकार का सेल कौन सा है, चौथा प्रकार का सेल स्टेम सेल, जो आपको बताया था ना। स्टेम सेल क्या करता है, जिसे हम लोग ऑस्टियोप्रोजेनिटर बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, नए जो सेल्स है उनको बनाने के लिए काम करता है। हड्डियों की जितना भी सेल्स होते हैं ना, उनको बनाने का काम करेगा, और बोन मेरे को जितना भी सेल्स है उनको बनाने का काम स्टेम सेल का ही होता है, याद रखिएगा। इनके शरीर में जितना अच्छा स्टेम सेल, उतना ही अच्छा हड्डियों का सेल बनेगा, उतना ही अच्छा बोन मेरो का सेल बनेगा, और इतना ही अच्छा हमारे शरीर के मसल का सेल बनेगा, नर्व का सेल बनेगा। तो जितना भी सेल्स को बनाने में भूमिका निभाता है स्टेम सेल। और स्टेम सेल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा हमारे बोन मेरो में और लीवर में। ठीक है। लीवर और बोन मेरो में सबसे ज्यादा स्टेम सेल पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है। बोन मेरो और लीवर, ये दो जगह में सबसे ज्यादा, बाकी जगह भी पाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यहाँ पर लीवर। ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना मैट्रिक्स, मैं आ गया था मैट्रिक्स पे। कॉम्पैक्ट बोन जो आपको बताया था ना, कॉम्पैक्ट लेयर, पहला पेरी है ना, पेरी ऑस्टियम के बाद जो दूसरा लेयर, हड्डियों का दूसरा लेयर कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है। तो उसमें मैट्रिक्स पाए जाते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, ये बहुत ही सामान्य शब्द है। गुरुजी हमारे आश्रम में, जब हम लोग रहते थे आश्रम में, तो गुरुजी हमेशा बोन के बारे में जिक्र करता था, तो उस जिक्र के दौरान हमेशा एक शब्द निकलता था, वो शब्द है मैट्रिक्स। इस शब्द को समझने में हमको बहुत दिन लग गए थे, मालूम है। गुरुजी तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं, मगर मैट्रिक्स के बारे में क्लास क्यों नहीं लेते, पूरा बताते क्यों नहीं, और बताते भी नहीं थे। फिर इनके ऊपर स्टडी किया, तब हमको समझ में आया कि वो मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है, हड्डी का वो पदार्थ जिसमें सेल्स रहता है। ठीक है।
कॉम्प्लेक्स बोन में बहुत सारे मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स सेल में। तो उस सेल के अंदर जितना भी सेल्स है ना, वो सेल्स मैट्रिक्स में ही पाया जाता है, और उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्या आप समझे? हड्डी में जितना भी सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, आपका स्टेम सेल या और ऑस्टियोसाइट, जितना भी सेल्स है ना, वो सभी सेल जिस भाग में, जिस एरिया में फिक्स रहता है, उन एरिया को ही, उन भागों को ही, उन पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और जितना ज्यादा सेल उस मैट्रिक्स में रहेगा, उतना ही अच्छा हड्डियां मजबूत होगा, उतना ही हड्डियां मेंटेन होगा, उतना ही हड्डियां कठोर होगा। वो मैट्रिक्स के वजह, मैट्रिक्स में पाए जाने वाले सेल पर निर्भर है। ठीक है, हड्डियों में पाए जाने वाले हड्डियां को मजबूती देने के लिए वो कार्य करता है। ये तो अभी किसी ने मैसेज डाला है, एक सीमेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, जिस प्रकार आप पानी में जितना अच्छा रेती और सीमेंट डालेंगे उतना ही मजबूती होगा, उसी प्रकार हमारे हड्डियों का वो क्या है, एक प्रकार से एक पदार्थ है जिसमें आप जैसे सेल डालोगे उतना ही वो, उतना घनत्व उनका बढ़ता जाएगा। जितना कैल्शियम डालोगे उतना घनत्व बढ़ता जाएगा, जितना कैल्शियम कार्बोनेट, जितना फास्फेट डालोगे उतना घनत्व बढ़ता जाएगा। वो एक प्रकार से पदार्थ होता है, हड्डियों के पदार्थ, जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जो हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। अब ये जो हड्डियां है ना, वो भी दो प्रकार, ये जो मैट्रिक्स है वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। एक तो पहला है वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो किससे बनता है, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स किससे बनता है, वो बनता है कैल्शियम से, कैल्शियम फॉस्फेट से, और इनके अलावा बनता है मैग्नीशियम से और कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो ये मिनरल से बनने वाला जो मैट्रिक्स है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल, जीवित सेल से बनता है, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिनके अंतर्गत कोलेजन और प्रोटीन। ठीक है, तो ये कोलेजन प्रोटीन से बनने वाला जो मैट्रिक्स है, उनको हम लोग ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार मैट्रिक्स क्या है, हड्डियों का वह पदार्थ जिसमें कोशिकाएं भरा पड़ा रहता है। वो मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, पहला कोलेजन से बना हुआ मैट्रिक्स और दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम आदि से बना हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हड्डियों के प्रकार। ठीक है, हड्डियों के प्रकार, ये सब आपको शायद बता चुके हैं, फिर मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ। हड्डियों के प्रकार, तो हड्डियां का जो प्रकार है वो मोस्टली 5-6 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियां है, चाहे ब्रेन का हड्डियां, खोपड़ी का हो, चाहे छाती का हो, चाहे घुटने का हड्डियां हो, चाहे लंबा हड्डियां, वो अलग अलग प्रकार के जो हड्डियां है ना, वो मोस्टली हमारे शरीर में 5-6 प्रकार के होते हैं। जिनमें पहला है, कॉल आ रहे हैं, तो पहला जो हड्डियां है वो लंबी हड्डियां, लंबी हड्डी मैंने बताया था। लंबी हड्डी हमारे शरीर में पाए जाने वाली लंबी हड्डी कहाँ है, दोनों भुजाओं में, दोनों जंघाओं में, दोनों फोर आर्म में, दोनों काफ मसल, ठीक है, के एरिया में जो पाए जाने वाली हड्डी है ना, जिसे हम लोग लॉन्ग बोन या लंबी हड्डी के नाम से जानते हैं, जो फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला और अल्ना रेडियल, ये हड्डियां जो है ना लंबी हड्डी के नाम से जानते हैं हमारे शरीर में। दूसरा है शॉर्ट बोन, शॉर्ट यानी छोटा बोन। छोटा बोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारे हथेली है ना, हथेली में पाए जाने वाले जो हड्डी है ना, वो छोटा छोटा हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और पैर का जो हड्डियां, फुट, पाँव का हड्डियां भी छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और छोटे छोटे हड्डियां, हमारे कान में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे हड्डियां है ना, वो शॉर्ट बोन के नाम से जानते हैं। अब इनके बाद है तीसरा है ट्रैक बोन, यानी कि चपटा बोन, चपटा बोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे खोपड़ी का जितना भी हड्डी है ना, सब चपटा है, चपटा बोन। ठीक है, और इनके अलावा ये जो छाती का जो सामने वाला बोन, जिसे हम लोग चेस्ट बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन, ये जो चेस्ट बोन जो है ना, वो भी चपटा है। और तीसरा कहाँ पर है, ये जो रिप्स यानी पसलियां भी पूरा गोलाई में नहीं है, ये भी चपटा है। ठीक है, ये याद रखना। तो चपटा बोन कहाँ कहाँ पर है, खोपड़ी
चेस्ट बोन और रिब्स में पाए जाने वाले हड्डियां चपटा बोन के नाम से होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है चौथा जो हड्डियां है ये रेगुलर, ये रेगुलर जिनका शेप रेगुलेट नहीं है, कहीं छोटा बड़ा चपटा ये कोई भी आकार में बना हुआ है, ऐसे अनियमित आकार के हड्डियां, इरेगुलर प्रकार के हड्डियां। और ये कौन सा कहाँ पर पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग स्पाइन बोलते हैं ना, वो जो स्पाइन का जो आकार है ना एकदम फिक्स नहीं है, वो इरेगुलर है, कहीं पर सिंग निकला है, कहीं पर गोलाई है, कहीं पर चपटा है, इस प्रकार से अलग अलग शेप में वो बना हुआ है, इसलिए ऐसे हड्डी को इरेगुलर हड्डी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद है पांचवा प्रकार के जो हड्डी है इनको बोलते हैं सेसामॉइड। ठीक है, सेसामॉइड जो लगभग कटोरी के जैसा होता है, कटोरी के जैसा दिखाई देने वाला। ठीक है, कटोरी के जैसे दिखाई देने वाला जो हड्डी है जिसे हम लोग सेसामाइड बोन के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? मोस्टली घुटने में, पटेला, पटेला, पटेला को हम लोग सेसामाइड बोन के नाम से जानते हैं या कटोरी के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो हड्डी है वो है हमारे माथे का जो हड्डी है ना, या सामने का जो हड्डी है, नाक के साइड का जो हड्डियां है ना, वो उनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन के नाम से जानते हैं, जो चौड़ा होता है, चौड़ा चौड़ा हड्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में ये 5-6 प्रकार की जो हड्डियां है जिनका अलग अलग शेप है और शेप के आधार पर वो उनके अलग अलग प्रकार है। ठीक है, अब इनके बाद अगर देखा जाए तो हड्डी का जो मुख्य कार्य आपको बता दिया है, हड्डियों का स्ट्रक्चर बता दिया, हड्डियों के जो भाग बता दिया है, इनके अलावा हड्डियों का जो काम है, मुख्य कार्य आपको बता दिया है। तो मुख्य कार्य एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहली बात, हड्डियों क्या करते हैं? हमारे शरीर को सहारा प्रदान करते हैं, पूरे शरीर को सहारा प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, ढांचा तैयार करता है। दूसरा है हमारे शरीर के कुछ अंग जैसे उनका प्रोटेक्शन करते हैं। कौन कौन से अंगों का प्रोटेक्शन करता है? ये सबसे पहले रिब्स के माध्यम से लंग्स का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, इनके बाद हार्ट की भी प्रोटेक्शन करते हैं, रिब्स के माध्यम से हार्ट का भी प्रोटेक्शन होता है। और इनके बाद खोपड़ी के माध्यम से ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और स्पाइन के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो हड्डियां खोपड़ी के माध्यम से ब्रेन का, रिब्स के माध्यम से लंग्स और हार्ट का, और स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम मूवमेंट, शरीर का गति देना। ठीक है, अब हड्डियां क्या करता है? हड्डियां कुछ मसल्स के साथ, कुछ मांसपेशियों के साथ मिल करके हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं, मूवमेंट प्रदान करता है, ताकि हम यहाँ से वहां जा सकें। ठीक है, तो इस प्रकार हड्डियां जो होता है मसल के साथ मिल करके हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। तीसरा काम। चौथा काम क्या है हड्डियों का? ब्लड बनाने का काम। ठीक है, ब्लड सेल बनाने का काम हड्डियों का होता है। 4 काम हो गया। 5वां काम क्या हो सकता है? हमारे शरीर को जरूरत के अनुसार कुछ हद तक वो मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। कौन कौन से मिनरल? कैल्शियम है, फास्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है। ये जो मिनरल्स होता है, वो जो खनिज पदार्थ होता है, वो बोन में कुछ हद तक रहता है, और जब शरीर को जरूरत पड़ता है तो ब्लड के माध्यम से ये मिनरल शरीर के तौर के लिए में जाकर के अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, ये मुख्य 5 काम हड्डियों का होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें ये हड्डियों का वृद्धि, हड्डियों का ग्रोथ, हड्डियों का जो ग्रोथ यानी वो 2 प्रकार से होते हैं। हड्डियों का जो वृद्धि है वो 2 प्रकार से। पहली बात तो ये, एक तो लेंथ के आकार पर, लेंथ है ना, लंबाई के आधार पर, और दूसरा है चौड़ाई के आधार पर वृद्धि। तो हमारे शरीर में जो हड्डियों का जो वृद्धि है वो लेंथ के आकार पर या लंबाई के आधार पर जो वृद्धि होता है, उस वृद्धि को हम लोग बोलते हैं एपिफिशियल प्लेट द्वारा लंबाई के वृद्धि होते हैं। हमारे शरीर का जो लंबाई बढ़ता है ना, वो एपिफिशियल प्लेट द्वारा होता है। आपको बताया था जो लंबी हड्डियां होते हैं, उनके लंबी हड्डियां का जो छोर होता है, जो सिरे होते हैं, जो है ना छोर होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है, जिसे हम लोग एपिफिशियल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो उसके माध्यम से ही हमारे हड्डियों का लंबाई बढ़ता है, और जब हड्डियों का लंबाई बढ़ेगा तो हमारे शरीर का लंबाई बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला हाइट के आधार पर, दूसरा चौड़ाई के आधार पर। अब ये जो चौड़ाई के आधार पर कौन सी हड्डियां
बढ़ता है। अब जितना भी हड्डियां का जो चौड़ाई है वो कौन सा ग्रोथ के द्वारा बढ़ेगा, इनको बोलते हैं अपोजिशनल। ठीक है, अपोजिशनल ग्रोथ के माध्यम से हमारे बोन का आकार बढ़ता है। ठीक है, और ये निर्भर करता है सब मिनरल्स पर और सब प्रोटीन पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अगर हड्डियां को बनना है या टूटना है तो उसके लिए दो सेल आपको मैंने बता दिया था। कौन कौन से दो सेल? कौन कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब बनाना, हड्डियों को बनाने वाला, और ऑस्टियोक्लास्ट, हड्डियों को तोड़ने वाला। इन्हीं दो सेल के माध्यम से हड्डियां जिंदगी भर टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है। इसकी वजह से हड्डियां मेंटेन होता है। ठीक है, और बाकी इन दोनों के कार्य को निगरानी करने वाला ऑस्टियोसाइट सेल तो है जो बोन का मरम्मत करता है। क्या करता है? बोन का मरम्मत करने का काम ऑस्टियोसाइट है। ठीक है, मगर ऑस्टियोसाइट किसका निगरानी करता है? ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का निगरानी करता है, ताकि वो दोनों अपना प्रॉपर काम करे, नियमित और संयमित रूप से काम करे, आपस में तालमेल बैठा करके काम करे, है ना, रेगुलेट रूप से काम करे, कंट्रोल रूप से काम करे। यह निगरानी ऑस्टियोसाइट करता है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को ध्यान में रख करके, जिसकी वजह से हड्डियां मेंटेन रहता है। हड्डियों फिर से बनता है, टूटता है, फिर से बनता है, टूटता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के वजह से संपन्न होता है। ठीक है, अब जो हड्डियां जो होते हैं, हड्डियों में जो कैल्शियम होते हैं, हड्डियों में जो कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम का क्या रोल हो, क्या इंपॉर्टेंस है, कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली बात, हड्डियों को बनने के लिए कैल्शियम महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, महत्वपूर्ण मिनरल्स है। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। और ये जो कैल्शियम है हड्डियों को आकार प्रदान देने का तो होता ही है, साथ ही अगर हड्डियों को अगर कैल्शियम ना मिले, हड्डियों को अगर कैल्शियम ना मिले तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर होता जाएगा, हड्डियां खोखले होते जाएंगी, हड्डियां कमजोर होकर के टूटने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हड्डियां जब टूटेगा तो उनको बोलते हैं फ्रैक्चर। हड्डियां जब टूट जाता है तो क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। और हड्डियां खोखले हो जाए, खोखले होकर के कमजोर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक फंडा हड्डियों से रिलेटेड बता दिया। ठीक है, फिर भी मैं पहले ही बता दिया था, ये टॉपिक सब पहले हो चुका है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ ताकि आपकी माइंड में रहे। फिर भी हमारे हड्डियों से रिलेटेड कुछ मेडिकल टर्म भी होते हैं। ठीक है, कुछ मेडिकल टर्म जैसे कि मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। ऑस्टियोसाइट क्या है? हड्डियों को मजबूत करने वाला सेल। माइंड में सेट करना। ठीक है, क्या नोट करना कर लीजिए। ऑस्टियोसाइट का मतलब हड्डियों को मैच्योर करने वाला या हड्डियों को मेंटेन करने वाला सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। दूसरा, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब हड्डियों को बनाने वाले सेल, हड्डियों को बनाने वाला सेल। ठीक है, तीसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, हड्डियों को खत्म करने वाला सेल। तीन मेडिकल टर्म। चौथा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का खोखला होना, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये याद रखना। इनके बाद ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया जितना मैट्रिक्स कमजोर होगा उतना हड्डियां नरम मुलायम होगा, जितना हड्डियां नरम मुलायम होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का नरम हो जाना, हड्डियों का मुलायम हो जाना, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। जहां पर मलेशिया शब्द आएगा ना, याद रखना, मलेशिया MALACIA, और सिंगापुर मलेशिया नहीं, अपने शरीर को मलेशिया। ठीक है, MALACIA मलेशिया। मलेशिया शब्द जहां पर आएगा उनका मतलब होगा सॉफ्टनेस, नरम, मुलायम, लचीलापन होना। चाहे ब्रेन भी लचीला हो जाता है। ठीक है, ल्यूको मलेशिया नाम सुने? ल्यूको मलेशिया, ल्यूको ब्रेन का नरम कमजोर हो जाना, ब्रेन का लचीला हो जाना, जिसे हम लोग ल्यूको मलेशिया बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन का नरम हो जाना ल्यूको मलेशिया, हड्डी का नरम हो जाना ऑस्टियो मलेशिया, याद रखना। इसके बाद फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब हड्डियां का टूट जाना। ठीक है, आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी उनका मतलब जो ज्वाइंट होता है,
जॉइंट का स्टडी करना, ठीक है, जॉइंट जितना भी जॉइंट है उनका स्टडी करने की स्थिति को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। इनके बाद आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, आर्थरा यानी जोड़, याद रखना जहां पर आर्थरा शब्द आएगा, आर्थरा, हड्डियों के जोड़ को आर्थरा बोलते हैं, हड्डियों के जोड़ को आर्थरा। और आइटिस, ITIS जुड़ जाएगा, इनका मतलब इंफ्लेमेशन, इंफ्लेमेशन यानी सूजन। तो आर्थरा यानी हड्डियों के जोड़, आइटिस यानी कि हड्डियों के जोड़ में सूजन, जिसे हम लोग एक साथ आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। ITIS, जहां पर किसी भी शब्द के लास्ट में ITIS लगेगा, इनका मतलब इंफ्लेमेशन यानी सूजन, और आर्थर मतलब हड्डी के जोड़ में जो सूजन है, आर्थराइटिस। ठीक है। अब इसके बाद है अगला जो शब्द है पेरिऑस्टियम। पेरिऑस्टियम का मतलब हड्डी के बाहरी कवर, बाहरी लेयर। तो पेरी का मतलब बाहर, पेरी का मतलब बाहरी आवरण, बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? पेरी। ऑस्टियम माने हड्डी के बाहरी आवरण, तो पेरिऑस्टियम बाहरी झिल्ली। ठीक है। इनके बाद एंडोऑस्टियम, एंडो का मतलब अंदर, जहां पर एंडो शब्द आएगा वो अंदर का भाग, पेरी का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, याद रखना। तो पेरिऑस्टियम बाहर का लेयर, एंडोऑस्टियम हड्डी के अंदर का लेयर, याद रखना। इनके बाद एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। अब एपिफाइसिस मैंने नाम बताया, तो एपिफाइसिस कहाँ पाया जाता है? जो शरीर की लंबी जो हड्डी है ना, लंबी हड्डी के ऊपरी छोर को, लंबी हड्डी के ऊपरी छोर को एपिफाइसिस, और लंबी हड्डी के निचले छोर को क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस। क्या बोलना? हाइपो, हाइपो यानी निचले भाग। ठीक है। एपिक मतलब ऊपरी भाग, एपिक मतलब ऊपरी भाग, हाइपो मतलब निचला भाग। ठीक है, ये याद रखिएगा। एपिफाइसिस लंबी हड्डी का ऊपरी छोर को एपिफाइसिस, और लंबी हड्डी का निचले छोर को हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। इनके अलावा डायफाइसिस, डायफाइसिस का मतलब जो लंबी हड्डी है ना, लंबी हड्डी उनके बीच वाला भाग, बीच वाले भाग को डायफाइसिस। ठीक है। और मेटाफाइसिस का मतलब, मेटाफाइसिस का मतलब जहां पर हड्डियां, ठीक है, ग्रोथ करता है, ऐसे जगह को मेटाफाइसिस के नाम से जानते हैं। और मेरो का मतलब, मेरो बोन मेरो, हड्डी के अंदर का खोखले भाग जिसमें टिश्यू भरा रहता है, सेल्स भरा रहता है, जहां पर ब्लड बनता है, उस जगह को मेरो बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मेरो। इसके बाद होता है ओसिफिकेशन, याद रखना, ओसिफिकेशन हड्डी बनने की प्रक्रिया, हड्डी जब बनता है, हड्डियां की बनने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन का नाम से जानते हैं। ओसिफिकेशन, OSSIFICATION, ओसिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन का मतलब हड्डियों में कहीं पर भी कैल्शियम जमा हो जाता है, जोड़ों में कैल्शियम जमा हो जाता है। ठीक है। अगर हड्डियों के जोड़ों में कैल्शियम जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो जाता है, अनावश्यक रूप से कैल्शियम जमा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। कैल्सिफिकेशन का मतलब कैल्शियम का जमना, चाहे मसल्स में जमा हो, चाहे हड्डियों में जमा हो, चाहे शरीर के किसी भी भाग में जमा हो, कैल्शियम शरीर के किसी भी भाग में अनावश्यक रूप से जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए तो उनको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ठीक है। अब इसके बाद है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब घना, घना हड्डी को हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। ठीक है। और एक शब्द बताया था हमने, कैंसिलस बोन। ठीक है, कैंसिलस, कैंसिलस बोन, जिसे हम लोग स्पंजी बोन के नाम से जानते हैं। और हड्डी से रिलेटेड डीजनरेशन, डीजनरेशन का मतलब हड्डियां का जो प्रॉपर शेप है ना, उस शेप के बनावट में कमी होते जाना, हड्डियां का जो शेप है वो नॉर्मल शेप में ना हो करके वो कम होते जाना, ऐसे कंडीशन को हम लोग डीजनरेशन। ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स,
ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब हड्डियों में एक जगह का कैल्शियम निकल करके दूसरे जगह जमा हो जाता है। एक जगह का कैल्शियम निकल करके कहीं दूसरे जगह या जोड़ों में जमा हो जाता है, तो जोड़ों में या उनके आसपास जो कैल्शियम जमा हो जाता है उनको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अभी आपको बीमारी मैं बताऊंगा आने वाले समय में, इनके ऊपर पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जिसमें डिजनरेशन क्या है, ऑस्टियोफाइट्स क्या है, ऑस्टियोमलेशिया क्या है, स्पर क्या है, हड्डियों में कहीं पर भी एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा होकर के कठोर हो जाना। हड्डियों में एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा होकर के कठोर हो जाते हैं, जो सुई की जैसा चुभन होता है, ऐसे कंडीशन को स्पर बोलते हैं, ठीक है। इनके अलावा स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारे मेडिकल टर्म है, ठीक है। क्रेनियम, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे मेडिकल टर्म है, जिनका हम लोग आगे के चैप्टर में जानकारी देंगे। अगर आपको लगता है कि हड्डियों से रिलेटेड और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लाइव लेक्चर में उसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। अब जितना भी मेडिकल टर्म जो बताए हैं, ठीक, उसके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, उनका उपचार है, आने वाले समय में आपको मिलता जाएगा कि कौन से मेडिकल टर्म की स्थिति में कौन से न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देना है। ऑस्टियोफाइट्स है तो क्या ट्रीटमेंट देना, डिजेनरेशन है तो क्या ट्रीटमेंट देना। एक शब्द है मेडिकल टर्म में, एक और ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म है, ऑस्टियोपेनिया, PENIA, पेनिया। ऑस्टियोपेनिया, पेनिया का मतलब क्या होता है मालूम है? कम होना, ब्लड सप्लाई की कमी, ब्लड सप्लाई की कमी, हड्डियों में ब्लड सप्लाई की कमी, ऑस्टियोपेनिया। और जब हड्डियों में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड के माध्यम से जो हड्डियों को मिलने वाले प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिलेगा। और जब हड्डियों को कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हड्डियां बनने के बजाय हड्डियां टूटेंगे। और जब हड्डियां बनने के बजाय टूटेंगे तो क्या होगा? हड्डियां पूरा कमजोर हो जाएगा, फिर वो कुछ काम का नहीं रहेगा, फिर शरीर में सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं बचेगा, दर्द ही दर्द, सूजन ही सूजन। एक नाम सुने हो ना, AVN, AVN, अवेस्कुलर नेक्रोसिस। अवेस्कुलर यानी कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई की कमी है, नेक्रोसिस मतलब टूटना, खत्म होना। जैसे चूहा कोई भी चीज को कुतर देता है ना, ऐसे ही हड्डियां में कुछ कुतरा हुआ, चूहे ने हड्डिया को कुतर दिया है, ऐसे दिखाई देने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। कम होना, घिसना, कमी होना, टूटना या डेड होना, ठीक है। तो इस प्रकार से एवीएन में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाता है, और ये ब्लड सप्लाई की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपेनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुछ मेडिकल टर्म आपको ध्यान में आ रहा होगा तो आप लोग माइंड में रखिए, नोटबुक में नोट करके रखिए। अगले शनिवार को मैं वापस आऊंगा तो आप वो पूछना, तो वहीं पर आपको बता देंगे, ठीक है। और आपके मन में कोई सवाल जो आज के टॉपिक से रिलेटेड होगा तो आप लोग अभी 5 मिनट है समय, 5 मिनट में आपका सवाल जवाब है वो कर लेंगे, फिर मिलेंगे। अगले जो टॉपिक है वह है कल रविवार, फिर उसके बाद मंगलवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। निरंतर चलने वाला प्रोसेस है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के मन में कुछ सवाल जो मेरे लायक बताने लायक अगर होगा तो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। डिक्शनरी बहुत मोटा मोटा भी है, मार्केट में पूरा कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। उस डिक्शनरी का कुछ सारांश आपके सामने रखा हुआ है आज, तो बोल सकते हैं। अभी 10:13 हुआ है, उनको 10:20 तक ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन है कि जब शरीर में किसी भी तरह का परेशानी हो, चाहे डीजेनरेशन हो या चाहे ऑस्टियोक्लास्ट हो, तो इसमें यदि हम स्टेम सेल और मैट्रिक्स का यदि ट्रीटमेंट देंगे तो सर उसमें अच्छा होना चाहिए तब। हाँ, मैट्रिक्स का एक ट्रीटमेंट है, बोन मैट्रिक्स के लिए एक ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और डिजनरेशन के लिए एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। और अभी एक और क्या बोले थे?
स्टेम सेल का। स्टेम सेल फार्मूला मेरे द्वारा बनाया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। उनका लॉजिक सिर्फ मेरे पास ही है, इनका लॉजिक मैंने अभी दिया नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये स्टेम सेल बनाया हुआ मेरा ही है, और इसका मैं अगले बार मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा, आप बेझिझक देखिए। अगर कहीं पर डिजेनरेशन है, कहीं पर टूट हुआ है शरीर में, तो वहां पर आप स्टेम सेल दे दीजिए। डिजेनरेशन हुआ है तो डिजेनरेशन वाला फार्मूला दीजिए। अगर मैट्रिक्स कमजोर है, अगर घना नहीं है, तो इसके लिए बोन मैट्रिक्स का फार्मूला है, आप वो अप्लाई करिए। मगर वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। पहले शरीर का रूट कॉज जो है उनको आपको सेट करना है, मेटाबॉलिक, ब्लड सप्लाई, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन, इन सब को ध्यान में रखने के बाद ये सब ठीक होता जाएगा। फिर लास्ट में टारगेट ट्रीटमेंट में बोन मैट्रिक्स से स्टेम सेल और डिजेनरेशन वगैरह वगैरह का ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हो। इनमें पेट सेट करना, एसिड एल्कली बैलेंस करना, मिनरलाइजेशन, ये सब जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट ही हम लोग टारगेट ट्रीटमेंट देंगे और फिर बोलेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसमें हमारा दोस्त कहाँ पर देखेंगे, हमने रूट को ध्यान में न रख करके सीधा हम लोग टारगेट को देंगे, जहाँ पर हमारा गलती है। हाँ जी, बोलिए। नेक्स्ट रितु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राम राम सर। हाँ जी राम जी। थैंक यू सर, आपने हमारी क्लास ली, दोबारा वापस आए आप। आपने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, इतने दिन आप गायब रहे, और आपने योगा क्लासेस वगैरह ली। मैंने कहाँ लिया है योगा क्लासेस? नहीं, आपके स्टेटस में हमें दिख रहा था कहीं आप गए हुए अरे थे ना हाँ, कैंप में। एक हफ्ता का कैंप था, और वो वहाँ पर हमने लगभग 3000 से ज्यादा मरीजों को ट्रीटमेंट दिए 7 दिन में। और वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ का जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद आए थे, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जब तक हमारा शासन रहेगा तब तक नीरोपैथी को कोई भी छुएगा नहीं। समझ लीजिए कितना बड़ा शब्द है। यानी कि हेल्थ मंत्री का कहना है कि हम उनको संरक्षण देकर रहेंगे, संरक्षण और संवर्धन के प्रयास करेंगे, उनका कहना है। उन्होंने अगले लेटर भी उनको दिए हैं न्यूरोपैथी को वहाँ पर काउंसिल बनाने के लिए और उनको मान्यता देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट में। बाकी स्टेट का तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर छत्तीसगढ़ में हमारे जो जितना भी भारतीय चिकित्सा पद्धति है ना, उनका तो बढ़िया दूध मलाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का सरकार इतना अच्छा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं कारण बता रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा आबादी ट्राइबल है। क्या है? ट्राइबल। बस्तर और सरगुजा दो ऐसे संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जनजाति समूह रहते हैं, जिसे हम लोग आदिवासी समुदाय बोलते हैं। और इनके अलावा छत्तीसगढ़ के हर जिला में कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो पूरे छत्तीसगढ़ का लगभग 35% के आसपास ट्राइबल एरिया है। और वहाँ का जीवन शैली क्या है, आपको मालूम है जीवन शैली क्या है? वो एलोपैथी को कम यूज करते हैं और हमारे पारंपरिक चिकित्सा को ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या वो सरकार उस पारंपरिक चिकित्सा को बंद कर देगा क्या एक ही बार में? नहीं नहीं, वो तो उनको ज्यादा देंगे। आदिवासी लोग सीधा तीर कमान निकालेंगे, धरना देंगे पूरे रायपुर में, घेर लेंगे पूरा सचिवालय मंत्रालय, ठीक है। आप उनके संस्कृति और प्रकृति इन दोनों को नहीं छेड़ सकते। क्या? एक तो संस्कृति को भी नहीं छेड़ सकते और दूसरा प्रकृति को भी नहीं छेड़ सकते। प्रकृति का मतलब जल जंगल जमीन, ये उनका पहला अधिकार है, ठीक है। इसलिए यहाँ के सरकार हमारे पारंपरिक चिकित्सा का संवर्धन के लिए अग्रसर है। और इसी कार्य के लिए हम लोग गए थे, 7 दिन का कैंप था, जिसमें शासन प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी आए थे, बड़े बड़े संगठन आए थे। और अगला जो कैंप है अक्टूबर महीना में रखने का घोषणा भी किए हैं। इससे भी बड़ा कार्यक्रम रखना है अगले अक्टूबर में। तो हो सकता है कि इस बार पूरे देश भर के लोगों को वहाँ आना पड़े। ओके बहुत सर, मैंने तो ये जो आप मैं बता इनके रहे थे पहले- हड्डियों के बारे में, इनके पहले इसमें मैंने कुछ नहीं सुन रखा था। इनके पहले मेरे घर में शादी वादी का कार्यक्रम हो गया, इनके बाद कुछ पारिवारिक कुछ वो आ गया, उथल पुथल हो गया, हाँ जी। इसलिए थोड़ा माइंड अपसेट था। मैं वो जिक्र नहीं करूंगी यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। वो तो पंडित जी बता रहे थे, कह रहे वो बिजी है। सर, ये जो हड्डियों की प्रॉब्लम, मतलब कैल्शियम कम होता है या बढ़ जाता है, ये मतलब
अर्थराइटिस वाले पेशेंट में ज्यादा आती है प्रॉब्लम? नहीं, आर्थराइटिस में ये मिनरल्स अलग है, आर्थराइटिस होने का अलग अलग कारण। मैंने क्या बताया, आर्था प्लस आइटिस, जोड़ों के सूजन, हाँ जी, जोड़ों में हाँ सूजन जी, होने के तो कई अलग अलग कारण हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि ब्लड सप्लाई की कमी से भी सफोकेशन होगा। जैसे हमको शरीर में खून की कमी हो जाएगा, तो खून की कमी के कारण हीमोग्लोबिन कमी होगा, हीमोग्लोबिन कमी होगा तो ऑक्सीजन कमी होगा, ऑक्सीजन कमी होगा तो हमारा दम घुटेगा, दम घुटेगा तो शरीर में सूजन आ सूजन जाएगी। है। तो इसी प्रकार जोड़ों में क्या होता है, एसिड जमा हो जाएगा एक, तो हाँ उसकी वजह से उनमें सफोकेशन होगा। दूसरा, हमारे शरीर में इम्यून सेल होता है ना, शरीर हाँ में जी, बीमारी से रक्षा करने वाले, इन्फेक्शन से रक्षा करने वाले सेल, जिसे इम्यून सेल बोलते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हाइपर। ठीक है, ओके। और उस हाइपर एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यूनिटी। उस ऑटोइम्यूनिटी की कंडीशन में इम्यून सेल क्या करता है, बोन सेल को नोचना चालू कर देते हैं, तोड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो तोड़ना डायरेक्ट तोड़ता नहीं है, वो वहां पर रेसिस्टेंस का काम करता है। क्या करता है, रेसिस्टेंस। हड्डी और ब्लड कैपिलरी के बीच में ना वो बाधक बनता है, जिसकी वजह से ब्लड, जो हड्डी को ब्लड मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता। और ब्लड नहीं मिलने से हड्डियों को क्या होना पड़ता है, वहां पे मेटाबॉलिक से डाउन होता है। हाँ, यानी क्योंकि कि अर्थराइटिस पेशेंट में ज्यादातर ब्लड कम ही होता है। हाँ, वो बैरियर का काम करता है ना, इम्यून सेल। इम्यून सेल ब्लड कैपिलरी और बोन है ना, बोन सेल के बीच में ना बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हड्डियों को नहीं मिलने से हड्डियों में पोषक तत्व, मिनरल और जो जो हाँ चीज जी, की जरूरत है वो नहीं मिलने से वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, हड्डियों में डिजनरेशन चालू होता है। और हाँ हड्डियों के जी, आसपास के मसल को भी वो चीज नहीं मिलेगा, तो वहां के मसल में भी क्या हो जाएगा, तड़पन आएगा, सूजन। है ना, हाँ, करेक्ट। सूजन आ जाएगा। ठीक है, वो ओके, एक कारण थैंक यू नेक्स्ट। सर। ओ, नेक्स्ट काशी जी, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनूप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन बच्चों को इतनी देर लंबा छोड़ के ना जाया करो, हमारा दिल नहीं लगता। अरे अरे अरे, नहीं, मेरे ख्याल पीछे दो से तीन फ्रैक्चर आ क्लास गया जरूर था। हुई है, लेकिन जो मजा आज आया है ना, हमें कुछ समझ में नहीं आया पीछे। भगवान, आप बुरा ना लोग भी माने इतना जिसने भी इतने क्लास किया। धुरंधर 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 लेक्चरर भी आपके लिए तैयार किए हैं, और कुछ भी रेगुलर वो हो लोग सर, रह भी रहे आपके हैं। बिना हम अधूरे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना, मैं रेगुलर रहूंगा। और अगर नहीं भी आ पाया तो आप लोग मैसेज भी डाल देते तो मैं भी आपका जवाब दे देता। जी सर, जी सर। 10 मिनट। सर, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर भेजना, हम लोग दोबारा मैं सुनूंगी इसको ना, क्योंकि अभी पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था हमें, तो अच्छा 2-4 अच्छा बार सुनेंगे तभी पता चलेगा। हम अच्छा अच्छा, नालायक बच्चे हैं। कोई बात नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप लोग के पास जो भी सवाल है, जो भी है ना टॉपिक, आप लोग रखें। मैं तो पहले से ही बोल दिया हूँ, एक बार नहीं कई बार बोला हूँ। ठीक है, ओके, और थैंक यू सर। अभी जितना भी बीमारी आएगा स्केलेटल सिस्टम का, उनका पूरा डिटेल में बीमारी लूंगा। कम से कम 10-15 से अब बीमारी का नाम आप सजेशन करिए, जिसके ऊपर लेक्चर लिया जाए। आप लोग खुद तैयार करिए, मैं आप लोग के क्या बोलते हैं उनको, आप लोग का डिमांड पर ही क्लासेस होना है शनिवार को। थैंक यू सर। ठीक है, और अभी ये स्केलेटल सिस्टम लाने का मतलब ये था कि अभी 3 महीना अभी ये बिजी रहेगा, तो क्यों ना शनिवार को ये शेड्यूल को ही रख दिया जाए, ताकि आप लोग के माइंड में वो सेट होता जाए। चलिए नेक्स्ट, टाइम हो गया है जी। नेक्स्ट काशी जी, सर 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 लोग हैं, तो क्वेश्चन बोलिए जी। सर नमस्ते सर। हाँ कह बोलिए रहे जी। थे कि ना, आप बता रहे हाँ थे जी, कि नमस्कार जी। पहले बोन में आपको मैट्रिक्स कैसे सीरीज है जाना पड़ेगा, तो इसका order क्या रहेगा, जैसे ट्रीटमेंट करने का हमारा इस कंडीशन। नहीं, आवाज थोड़ा कट हुआ, क्लियर नहीं है, एक बार रिपीट करना। हाँ सर, आपने कहा पहले रूट हाउस जाएंगे तब अच्छा 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 अच्छा, डायग्नोसिस प्रोसेस, डायग्नोसिस प्रोसेस। बोन मैट्रिक्स ट्रीटमेंट। अच्छा, डायग्नोसिस प्रोसेस बोल रहे हो ना, वो मैं ऑर्डर आपको बताऊं ना, अगले जब लेक्चर होगा ना, तो इसमें जो भी बीमारी लूंगा ना, तो उस बीमारी के लास्ट में जब मैं न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट बताऊंगा ना, तो इसमें मैं ऑर्डर आपको बताऊंगा कौन कौन से ऑर्डर पर आपको काम करना है। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट हमारे बड़े भैया अभिषेक भैया। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार भगवान, बोलिए अभिषेक जी। सर
सर बातों बातों में इतना भारी लेक्चर आपने ले लिया है कि 1 महीने लग जाएगा समझने के लिए इसको। ओहो, तो टॉपिक ही शब्द ही ऐसा है ना। आप देखो, हाँ। अभी तो आप वो स्केलेटल सिस्टम पर आए हो, अगर मस्कुलर सिस्टम में घुसोगे ना तो आपका हाँ। ब्रेन तो पूरा खाली हो जाएगा, इतना भयंकर भयंकर नाम है। तो सर एक सवाल है सर, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। बोलिए। 1 पॉइंट liver into 6, हाँ 1 liver 0, 1 mucus 0, हम्म, 2 chest only 6 ADR, हाँ 1 WD, 1 thyroid, 1 right ovary, 1 left ovary, 1 ADR, हाँ 8 right parco, 8 left parco। आज इसका लॉजिक बता ही दीजिए सर, समय आ गया है। मैं बताऊंगा, अगले टॉपिक में बताऊंगा, थोड़ा उत्साह बढ़ने दो ना। वो तो उत्साह बढ़ चुका है सर, अब समय आ गया है इसका। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा स्टेम सेल का जो आप बोल रहे हो ना टॉपिक, उनका मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, बोन मैट्रिक्स का जो लॉजिक है वो भी मैं बता दूंगा, स्टेम सेल का भी बताऊंगा, चलिए ठीक। और नेक्स्ट लास्ट है अशोक जी। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर ये हड्डियों के ऊपर जो हड्डियां बनने लग जाती है, ये क्या कारण होता है सर? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। आपको बताया था ना, एक होता है हड्डियों को बनाने वाला, और कई बार ऑस्टियोब्लास्ट हाइपर हो जाता है। क्या हो जाता है? सर ये हाइपर सर बहुत ज्यादा मतलब छोटी बच्ची के बहुत ज्यादा बन रही है, हर जगह बन लग रही है। हाँ, तो इनका है ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा है। और दूसरा फैक्टर है हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड में कैल्शिटोनिन हार्मोन है। वो कैल्शिटोनिन हार्मोन क्या करता है, वो ब्लड के कैल्शियम को हड्डियों में धड़ाधड़ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और जितना ज्यादा हड्डियों में किसके कारण होता है कैल्शियम, सर? वो तो हार्मोनल है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है तो वो तो जगह उनको ढूंढना पड़ेगा कि इस मटेरियल को कहाँ रखना है। हाँ, अब उनको तो वापस करना ही नहीं है ना। तो हड्डिया का जो बनाने वाला सेल ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, वो ज्यादा काम कर रहा है, और साथ में थायराइड ग्लैंड का जो कैल्शिटोनिन हार्मोन वो भी ज्यादा है। इन दोनों के ज्यादा काम करने की वजह से हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा जम रहा है। जी सर। अब ऐसे कंडीशन में उनको रेगुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैराथायराइड को काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैराथायराइड हार्मोन को, पीटीएच हार्मोन को वहां पर काम करना पड़ेगा। इनका मतलब उस बच्चे के शरीर में पीटीएच हार्मोन कम बन रहा है। कौन सा सर? पीटीएच, पैराथ हार्मोन। सर फिर उसको PTH। फिट्स भी आने लगे सर। हाँ, तो पैराथ हार्मोन की कमी है, ठीक है। फिट्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गया, कैल्शियम की कमी की वजह से फिट्स आ रहा है। मसल्स को कैल्शियम चाहिए, और मसल्स में कैल्शियम कम होकर के वो कैल्शियम बोन में जा रहा है कैल्शिटोनिन के माध्यम से, ठीक है। इसलिए मसल को कैल्शियम चाहिए, अगर मसल में कैल्शियम चाहिए तो इनके लिए पैराथ हार्मोन को काम करना पड़ेगा, ठीक और है। कैल्शियम ऊपर से कैल्शियम देते हैं तो सर कैल्शियम रिपोर्ट में बढ़ के आता है सर। तो ब्लड में बढ़ के आएगा, मगर वो मसल्स में नहीं जा रहा है, वो बोन में जा रहा है। जी सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट। ओके ओके नहीं सर। हो गया। जी सर। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में। आप लोग का जो भी डिमांड रहेगा पाठशाला ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिलेगा ऑन द फरमाइश। अभी के लिए बस इतना ही। आज के पंडित जी आपको कुछ बोलना है? नहीं सर, बहुत ही शानदार सत्र रहा आज का। चलिए ठीक है। और दीप्ति जी अभी आप बोलिए, थैंक्स फॉर जो करना है आप करिए। जी बिल्कुल। आज के ऑर्थो डिकोड सत्र हेतु आदरणीय अनूप प्रजापति सर का हृदय से आभार। आज आपने सर हड्डियों से जुड़ी टर्मिनोलॉजी और उनके कार्य, शरीर की संरचना में उसका क्या महत्व है, तो बहुत सरल तरीके से आपने समझा।